नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। यूपी मांगे उत्तर में आपके सामने टेक्स्ट आई गया, दिल्ली दलित ओबीसी का गठजोड़ और पीडीए और हिंदुत्व का तोड़। आज इसी मुद्दे पर बात हो रही है, यानी बात होगी मायावती की, बात होगी अखिलेश यादव की, बात होगी बीजेपी की। तीनों पार्टियों की बात करेंगे और कांग्रेस भी शामिल है। जी हाँ, तो ये क्या फॉर्मूला है, क्योंकि राजनीति में आप जानते हैं कि फॉर्मूले चलते रहते हैं और इसी फॉर्मूले के तहत वोटरों को अपनी तरफ खींचते हैं। मायावती लेकर आई है एक फॉर्मूला जो 2007 में उनका हिट हुआ था। जी हाँ, करीब एक दशक से हर चुनाव में हार का सामना कर रही मायावती ने 2027 के लिए एक नया प्लान तैयार किया है। दरअसल बीएसपी सुप्रीमो ने काशीराम के फॉर्मूले को धार दिया है। मिशन 2027 के लिए मायावती ने भाईचारा कमेटी का ऐलान कर दिया है। ये कमेटी, गौर से सुनिए लाइन, ये कमेटी जो काम करेगी वो दलितों के साथ साथ ओबीसी समाज को भी पार्टी से जोड़ने का काम करेगी। दरअसल यूपी में ओबीसी वर्ग की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है, यानी वो सरकार बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। ऐसे में अगर दलितों के साथ ओबीसी का वोट मायावती को मिल जाए तो बीएसपी की वापसी हो सकती है, जैसे 2007 में हुई थी। और इसी मायावती फॉर्मूले को अब भुनाने के अंदर छुट गई है। बीएसपी के इस प्लान के बीजेपी और सपा परेशान होगी और कांग्रेस पर भी असर होगा, क्योंकि उन्हें इससे भारी नुकसान हो सकता है। 2019 के चुनाव में ओबीसी बीजेपी के साथ गया, 2024 में इंडिया ब्लॉक के साथ। ऐसे में अगर बीएसपी की तरफ ये शिफ्ट हो जाता है तो दोनों दलों के लिए खतरा है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन पहले रिपोर्ट आप देखिए मायावती का वो प्लान है क्या। मायावती का मिशन 2027। ओबीसी वोट बैंक पर नजर। बीएसपी का जनाधार बढ़ाने का प्लान। यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मायावती ने पिछड़े वर्ग को बीएसपी के साथ जोड़ने के लिए प्लान बनाना शुरू कर दिया है। यूपी में पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए मायावती ने मंगलवार को पार्टी दफ्तर में विशेष मीटिंग की। इस बैठक में ओबीसी और दलित भाईचारा कमेटी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बीएसपी ने प्रेस नोट जारी कर कहा, गांव-गांव में लोगों को खासकर कांग्रेस, बीजेपी और एसपी के दलित अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी चाल के प्रति जागरूक किया जाएगा। बीएसपी का सियासी आधार चुनाव दर चुनाव खिसकता जा रहा है। ऐसे में मायावती ने ओबीसी नेताओं की बैठक में खास रणनीति बनाई। मायावती ने सूबे में सोशल इंजीनियरिंग को मजबूत करने के लिए 13 साल बाद भाईचारा कमेटी बनाने का फैसला किया। पहले चरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और मुस्लिमों को इन कमेटियों में शामिल किया गया। तो भविष्य में ब्राह्मण और अन्य जातियों को भी इन कमेटियों से जोड़ने का प्लान है। बीएसपी की एसपी के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक है। दरअसल बीएसपी का वोट शेयर घटकर 9.39% पर पहुंच गया है। ऐसे में मायावती ने भी अब काशीराम के बहुजन फॉर्मूले पर ही लौटने की रणनीति बनाई है, जिसके लिए दलित के साथ ओबीसी जातियों को जोड़ा था। बीएसपी अब इसी फॉर्मूले से अपने खोए सियासी जनाधार को पाने की कोशिश में है। बेचैनी बसपा की लगातार बढ़ती रही है और एक बात तो तय है कि बहुजन समाज पार्टी कमजोर है उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर। तो सभी राजनीतिक दल अपना ताकत बढ़ाने का प्रयास करते हैं, बसपा भी कर रही है, लेकिन पिछड़ा समाज पूरी मजबूती के साथ पीडीए के साथ खड़ा है, आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा है। बीएसपी की ओबीसी पॉलिटिक्स पर लौटने से क्या विरोधी दल एसपी और बीजेपी का गेम गड़बड़ा सकता है? यूपी की सत्ता से बीएसपी 13 साल से दूर है और अब मायावती यूपी में दलित समाज के साथ ओबीसी वर्ग को जोड़कर फिर से एक बार सत्ता में लौटने की रणनीति पर काम कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने रिपोर्ट देख ली और आपको पता है कि बीएसपी का जो कोर वोटर है वो होता है दलित। दलित में जाटव समाज ज्यादा आता है, लेकिन अब पिछड़ा वर्ग और दलित मिल जाए तो फायदा ही फायदा, बल्ले ही बल्ले होगी। लेकिन समझना जरूरी है कि पिछड़ा वर्ग क्यों अहम हो जाता है हर दिल के लिए यूपी में। जरा कैमरामैन फोकस करेगा, यूपी में क्यों अहम है? पिछड़े वर्ग की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है। ये देखिए महत्वपूर्ण जानकारी, करीब 45% पिछड़े वर्ग का वोटर है यूपी के अंदर। ये समझना जरूरी होगा आपको। जिसके साथ पिछड़ा वर्ग, उसी की सरकार बनना तय।
और इसलिए बीजेपी के साथ जा रहा पिछले 2 बार से। 2019 में बीजेपी के साथ गए ओबीसी वोटर तो बन गई इनके, और केंद्र में बीजेपी की सरकार भी बनी। 2022 में भी जो था ओबीसी वोटर वो गया बीजेपी के साथ। 2014 में बीजेपी के साथ गया था ओबीसी वोटर, केंद्र की मैं बात कर रहा हूं। केंद्र में बीजेपी की सरकार बन गई। और आपको बता दें कि इसके अलावा 2027 में पिछला बार बीजेपी के साथ गया। ये लोकसभा चुनाव की बात हम कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव की जो स्थिति बनी उसके अंदर क्या हुआ। यूपी में बीजेपी की सरकार बनी, तो बीजेपी की सरकार में 2012 में सपा को मिला पिछड़े वर्ग का साथ। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, सपा को साथ मिला तो सूबे में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी 2012 में। इससे पहले 2007 में देखिए दलित और अति पिछड़ा दाव चला था मायावती ने, तो मायावती को फायदा हुआ था। बीएसपी को बहुमत की सरकार बनाने में कामयाबी मिली। 2007 में सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आई थी बीएसपी उस समय। आज के महत्वपूर्ण सवाल जिसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा हो रही है, जरा फोकस करिएगा। पहला सवाल जो है जिस पर हम बात करेंगे, क्या बीएसपी के साथ आएंगे ओबीसी वोटर? 2007 वाला फॉर्मूला हिट हो पाएगा? मायावती के प्लान से एसपी बीजेपी की टेंशन 2027 में किधर जाएगा ओबीसी वोटर? ओबीसी पर सबकी नजर, जीत की चाबी ओबीसी के पास है। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और आज के जो सवाल हैं आज इसी पर हमारी बात होगी। हमारे साथ तमाम मेहमान होंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्या लग रहा है मायावती का जो फॉर्मूला है वो किसकी टेंशन बढ़ाएगा, और उसी टेंशन पर हम बात करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए, जल्दी से मैं अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। आपको बता दें प्रशांत उमराव हमारे साथ बीजेपी की तरफ से, कीर्तिनिधि पांडे हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से, गोल्डी राठौर बीएसपी की तरफ से, परमवीर सिंह राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ तमाम जुड़ गए। कीर्तिनिधि पांडे, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं। सर पीडीए कर रहे थे, मायावती तो देखिए दलित और ओबीसी को साथ लेकर चलने की तैयारी में जुट गई है, भाईचारा कमेटी बनाई। टेंशन आपके लिए है सबसे पहले, टेंशन इसलिए क्योंकि 2024 में पीडीए फॉर्मूला आपका हिट हुआ, और अगर ये पीडीए में ये सेंधमारी हो गई तो फिर ये पीडीए फॉर्मूला आपका ही फेल होगा। सबसे पहले सबको अधिकार है अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने का जी, और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि 2007 से 12 तक सरकार चलाने के बाद बहुजन समाज पार्टी लगातार कमजोर होती गई। तो उसका वोट किधर शिफ्ट हुआ ये भी सबको पता है। बसपा का मैक्सिमम वोटर 2017, 2019, 2022 ये बीजेपी के साथ शिफ्ट हुआ। और जहां तक मायावती जी का सवाल है, उनको प्रयास करना चाहिए दल का जनाधार बढ़ाने के लिए। लेकिन देखिए उत्तर प्रदेश और देश की जनता कई घटनाक्रम देख रही है जो बहुजन समाज पार्टी में हो रहा है। ये उसका एहसास भी करे कि ये सब हो क्यों रहा है, क्यों किसी को निकाला जा रहा है, क्यों किसी को पार्टी के साथ रखा जा रहा है, कब क्यों बैठकें शुरू हो गई। एक बात तो तय है, जब पीडीए की ताकत बढ़ी और पीडीए की ताकत ने अपना एहसास कराया भारतीय राजनीति में 2024 के चुनाव में, उस ताकत का एहसास सत्ताधारी लोगों को भी हुआ और जो विपक्ष में थे कई राजनीतिक दल उनको भी। अब बेचैनी दोनों तरफ है। बेचैनी समाजवादी पार्टी और उसके नेता आदरणीय अखिलेश यादव को नहीं है, बेचैनी उन ताकतों को है जो पिछड़ों की ताकत को देखे इस चुनाव में 2024 के लोकसभा में। और पीडीए के साथ हमें भरोसा है कि पीडीए के साथ पिछड़ा समाज पूरी तरीके से खड़ा रहे। उसके भी कई कारण हैं। जब जब उनके अधिकारों का हनन हुआ, जब जब आरक्षण की लूट हुई, तो उस लड़ाई को लड़ने का काम भी समाजवादी पार्टी और पिछड़े नेता जो हमारे पार्टी के हैं, अग्रणी नेता हैं, सबने मिलकर के किया। लेकिन जो लोग आज भाईचारा कमेटी की बात कर रहे हैं, जो लोग आज पिछड़े भाईचारा कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं, कभी उन लोगों ने उस सवाल को मुखरता के साथ खड़ा भी नहीं किया। ये जवाब दे देता हूं। गोल्डी राठौर जी आपने सुना कीर्तिनिधि पांडे जी को, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ये दलित और ओबीसी की आवाज तो ये कह रहे हैं हम है पीडीए और उसका हमें फायदा होगा। टेंशन तो बीएसपी की है। देखिए सर, इनको पहले ये बता देना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी ने ही सबसे पहले एससी, बीसी और माइनॉरिटी के लोगों को भागीदारी दी। भागीदारी देने के बाद में सबसे पहले भाईचारा अगर कोई बनाने वाली पार्टी थी तो बहुजन समाज पार्टी थी। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी में भाईचारा बनाए। भाईचारा के तहत जिन लोगों को जिसकी संख्या जिनकी ज्यादा थी उनको उसके हिसाब से
मंत्री पद व भिन्न भिन्न पदों पर माननीय बहन जी ने शोभित करने का काम किया। तो सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी ने भाईचारा बनाया और आज माननीय बहन जी उन भाईचारा को पुनः रिन्यूअल कर रही हैं। तो चाहे वो सपा हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो अन्य अगड़ा पिछड़ा जो भी दल हो, उन सबके चेहरों पर पसीने आ गए हैं। माननीय बहन जी की आज की मीटिंग को देखेंगे आप कि उससे वो संदेश गया है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और माइनॉरिटी के लोग साथ हैं और उसी के तहत ये लोग चिंतित हैं कि अब आगे जाके क्या होना है। तो कीर्ति निधि पांडे जी को क्या आपको लग रहा है कि पसीना आ गया? जी 110%। आज की, अच्छा देखिए, आप मीडिया बंधु, आप तो स्वयं ही देखते रहते हो जिस तरीके से आज का जो माहौल हुआ है, जो माननीय बहन जी ने जिस तरीके से भाईचारा कमेटी के लोगों को बुलाकर जिस तरीके से भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं, उससे ये क्लियर संदेश गया है कि बहुजन समाज पार्टी की 2027। तो पांडे जी पसीना पोंछ लीजिए, पीडीए आपका दरकने जा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, राठौर साहब कह रहे हैं। पहले तो पीडीए वाले ये सोचे हैं कि हम लोग साथ हैं या अलग हैं। किसी क्षेत्र में जो साथ चलते हैं, किसी क्षेत्र में टूट जाते हैं, किसी जगह अपने ही व्यक्ति को यानी कि पीडीए वाले उतार देते, किसी जगह सपा उतार देती, किसी जगह कांग्रेस उतार देती। पहले तो इनका ही विघटन है, पहले तो ये अपने आप में एक संयुक्त रूप से संगठित हो, पहले इनका ही पीडीए बिखरा हुआ। पांडे जी जल्दी से पसीना पहुंच के जवाब दे दीजिए, फिर मैं प्रशांत जी को जोड़ूंगा। देखिए मैंने सपा के साथ पिछड़े वर्ग बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी को दल का संगठन का विस्तार करें, इसको चाहे दल में रखें, जिसको चाहे दल से बाहर करें, अपने लेकिन उनके उनके क्रियाकलाप। राठौर साहब सुन लीजिए, जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। बहुजन समाज पार्टी के साथ जाने वाला है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी को लगा है कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़े, शोषित, वंचित एकजुट होकर के अगर मोदी जी की सरकार को बहुमत में आने से रोक दिया उत्तर प्रदेश में, तो निश्चित रूप से बेचैनी भारतीय जनता पार्टी की बढ़ी है और उनके इशारे पर भी तमाम राजनीतिक दल काम करते हैं। नहीं पांडे जी, उनका तो हिंदुत्व का एजेंडा है, वो तो हिंदू हिंदू कर रहे हैं, इसलिए एक रहोगे, नेक रहोगे, सेफ रहोगे, टेंशन तो आपकी बढ़ेगी ना सर। जयप्रकाश जी मैं बताता हूं, उनका हिंदुत्व का एजेंडा मैं बताता हूं। आपको याद होगा मोदी साहब की पहली बार सरकार बनी थी तो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए थे कि कितने पिछड़े मंत्री बनाए गए, कितने दलित समाज के मंत्री बनाए गए, कितने अगड़े मंत्री बनाए गए हैं। इसका पूरा आंकड़ा ब्यौरा जारी हुआ था, होर्डिंग्स लगाए गए थे। ठीक, ये केवल हिंदुत्व की बात करते हैं। ठीक है, ये आरक्षण लूटने वाले, पिछड़े और दलितों का अधिकार लूटने वाले लोग हैं और पीडीए की ताकत ही भारतीय जनता पार्टी। चलिए मैं प्रशांत जी को भी जोड़ लेता हूं। प्रशांत तुमराब आपसे मेरा सवाल, देखिए गोल्डी राठौर जी कह रहे हैं कि विपक्ष को पसीना आ रहा है, पांडे जी को पसीना आ रहा नहीं आ रहा, लेकिन क्या प्रशांत जी बीजेपी को पसीना आ रहा है? क्योंकि अगर ओबीसी दरक गया तो आपकी टेंशन बढ़ जाएगी और अब आप पर बसता है हिंदुत्व का एजेंडा। हिंदुत्व के एजेंडे से आप जाति की गोलबंदी कर सकते हैं। देखिए हिंदुत्व को समझना पड़ेगा। हिंदुत्व जो है सभी जातियों को, सभी का समावेश है, जो चाहे ओबीसी वर्ग हो या हमारा एससी वर्ग हो, आदिवासी वर्ग हो, चाहे जनरल कैटेगरी का वर्ग हो, सभी लोग उसके पार्ट हैं और हम लोग सबको साथ लेकर के चलते हैं। हर पार्टी को अपनी नीतियां बनाने का, अपनी रणनीति बनाने का, मजबूती से चुनाव में जाने का अधिकार है। सब पार्टियों को करना चाहिए, उसमें कहीं किसी को आपत्ति नहीं है। आज समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है, जब ये सत्ता से बाहर तभी पीडीए की बात करते हैं। जब इनकी सरकार रही 2012 से लेकर के 17 तक, तब इन्होंने प्रमोशन में आरक्षण का विरोध किया। जो लाखों एससी वर्ग के कर्मचारी थे उनको इन्होंने डिमोशन करने का काम किया। ये बहुजन नायक थे, इनके नाम पे जिले बने हुए थे, चाहे भीमनगर हो, नवाई नगर हो, ऐसे देशों 12 जिलों का नाम इन्होंने बदल दिया। माननीय काशीराम जी के नाम पर, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर स्टेडियम और मेडिकल कॉलेज थे, उनके नाम इन्होंने बदल दिए। ये लोग लगातार बाबा साहब का अपमान करते थे। इनके नेता कहते थे कि पार्क जमीन पर की मोती लगी हो, कब्जा किया, सामने वाली पार्क इशारा करके उसको भी कब्जा करने का इशारा कर रहे हैं। बाबा साहब को ये लोग भूमाफिया कहते थे, आज ये लोग पीढ़ी की बात करते हैं। सबसे अधिक अत्याचार जो अनुसूचित वर्ग पर होता है। प्रशांत जी वो आप सही कह रहे हैं। इन्होंने कई जिलों के नाम बदले, यूनिवर्सिटी के नाम बदले और कई जगह कहीं ना कहीं मूर्तियां टूटी इनके दौर में और बहुत बवाल भी हुए, लेकिन पीडीएफ फॉर्मूला लोकसभा चुनाव में हिट हुआ और यूपी में आपको कहां खड़ा कर दिया, आप देखिए ना। वो देखिए कांट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। एक बार इन्होंने जनता को भरमा लिया, उसके बाद जनता भी समझ गई। जिन जिन जिलों में इनके लोग जीते हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, महिलाओं को इनके जो नेता पकड़े जा रहे हैं, जनार्दन यादव हो, 10वीं की छात्रा से रेप कर रहा है, चाहे नवाब सिंह यादव हो, मोहित खान हो, सब जगह लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं।
आज समाजवादी पार्टी पीढ़ी की बात करती है। मैं इसे पूछना चाहता हूँ, कपिल सिब्बल जो देश का सबसे बड़ा घनघोर ओबीसी विरोधी है, उसको अखिलेश यादव ने क्यों राज्यसभा भेजा है? जब जब ओबीसी हितों की लड़ाई हुई, चाहे मंडल कमीशन की लड़ाई हो, चाहे जब अर्जुन सिंह ने उच्च शिक्षा संस्थानों में ओबीसी को आरक्षण दिया हो, तब कपिल सिब्बल मंत्री रहते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपनी सरकार के ठीक है पांडे जी जल्दी से जवाब दीजिए। पांडे जी जल्दी से जवाब दीजिएगा। चलिए मैं जवाब ले लेता हूँ, प्रशांत जी जवाब ले लेता हूँ। जय बच्चन ओबीसी है क्या? इन्होंने कौन से ओबीसी के लिए काम किया? इनको जब राज्यसभा देना होता तो कपिल सिब्बल जैसा बहुत पिछड़ा विरोधी को इन्होंने राज्यसभा बनाया, उसने क्या ओबीसी के लिए काम किया? क्या समाजवादी पार्टी? ठीक है प्रशांत जी जवाब ले लूं मैं। पांडे जी नहीं मिला राज्यसभा भेजने के लिए। देखिए प्रधान जी की बेचैनी जायज है, इनको बेचैनी होनी भी चाहिए। आप बताइए कपिल सिब्बल को राज्यसभा क्यों भेजा? आप घनघोर पिछड़ा विरोधी जो पिछड़ा आरक्षण के विरोध सदैव सुप्रीम कोर्ट में खड़ा रहता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, मीडिया में हो, चाहे सरकार में रहा हो या कोर्ट के माध्यम से लगातार उसने ओबीसी आरक्षण का विरोध किया। ऐसे घनघोर पिछड़ा विरोधी को हमारे समाजवादी पार्टी ने क्यों भेजा? क्या अखिलेश यादव ने पैसे लेके भेजा है? बचाएं तुमराव जी को बेचैनी। दूसरी बात, हिंदुत्व में पीढ़ी के नाम पे लोग ओबीसी वर्ग के नेता को आगे नहीं बढ़ा, हिंदू नहीं। प्रधान तुमराव जी को बताना चाहिए कि जिन्होंने क्या समाजवादी पार्टी कोई पिछड़ा कार्यक्रम नहीं है? जिनको नौकरी मिलनी चाहिए वो हाईकोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी में पार्टी ने किसी और चले ठीक है मैं लौटूंगा। ये यही एक है क्योंकि वोट बैंक की लड़ाई है, ओबीसी वोट बैंक है। डॉक्टर परमवीर सिंह है, ठीक है प्रशांत जी रुकिएगा, पांडे जी रुकिएगा। परमवीर जी आप कैसे देखते हैं मायावती की नई प्लानिंग? 2007 में फॉर्मूला उनका हिट हुआ, लेकिन अभी जो पार्टी की स्थिति है उस स्थिति में आपको लग रहा है कि जो फॉर्मूला लेकर आ रही है वो टेंशन बीजेपी की भी बढ़ा रहा है, वो टेंशन समाजवादी पार्टी की भी बढ़ा रहा है? जयप्रकाश जी देखिए, पुरानी कहावत होती है रिक्त स्थान हमेशा के लिए रिक्त नहीं रहते हैं, उन्हें कोई ना कोई भर देता है, चाहे शब्द से लिखकर भर दे, चाहे वो किसी खाली कुर्सी पर बैठ जाए कोई। मायावती जी का यूपी की पॉलिटिक्स से थोड़े दिनों के लिए शांत होना, मैं शांत होना ही कहूंगा, उससे बीजेपी को बहुत फायदा मिला। लेकिन 24 में हमने देखा कि पीडीए के नारे से समाजवादी पार्टी ने भी अपनी बहती गंगा में हाथ धोए हैं। मायावती जी दोबारा आ रही है। राजनीति में असूल होता है कि तू डाल मैं बात, तो वो जवाब देने के लिए आ रही है वहां पर। इससे समस्या सभी लोगों की बढ़ने वाली है, समस्या बीजेपी की और समाजवादी पार्टी की बढ़ेगी। कांग्रेस खामखा रस्सी में खिंची हुई घूम रही है, उसका कुछ नहीं हुआ, उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर बीजेपी और एसपी और हम बीएसपी की बात भी करते हैं। देखिए ये हो क्या रहा है कि कोई पीडीए कह रहा है मायावती जी भाईचारा कमेटी बना रही है। अगर एक छोटा आंकड़ा देखिए कि कितने लोग वोट देते हैं, वोटिंग परसेंटेज लगभग यूपी में 65-70% के आसपास चला जाता है, यानी कि 30% लोग तो पहले ही छूट गए। फिर वोटर लिस्ट में सारी प्रदेश की जनता नहीं होती है, और राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले भी लोग बाग जो एक्टिव राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं वो 7 से 8% होता है। तो अगर हम ये फॉर्मूला जितने भी हैं ये टिकट बंटवारे के फॉर्मूला है। पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, यानी कि इन लोगों को हम टिकट देके चुनाव से संसद में भेजने वाले हैं, विधानसभा में भेजने वाले हैं। जनता आज के समय पर समझदार है। देखिए हर वर्ग से यूपी में कोई वर्ग ऐसा नहीं बचा है जहां से मंत्री ना बने हो, जहां से बहुत सारे वर्गों में से कई बार मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। लेकिन बात अगर करें 70s की, आज 2025 यानी कि 45 साल के बाद भी वही मुद्दे ज्वलंत है। तो जो युवा या इंटरनेट से जुड़ा हुआ लोग समझता है कि इन चीजों को कि ये बात करी जा रही है कि इस समाज में से एक बंदे को टिकट मिलने वाला है, लेकिन पूरे समाज का कोई बड़ा फायदा होने वाला है ऐसा नहीं होगा। तो अगर हम परमवीर जी देखिए, लेकिन अगर टिकट वितरण भी हो, और देखिए मैंने लोकसभा चुनाव में देखा पीडीए फॉर्मूला इसलिए तो हिट हुआ क्योंकि मायावती ने मुस्लिमों को टिकट दिया, वो दाव इनका नहीं चला। लेकिन अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में पिछड़े वर्ग से ज्यादा लोगों को टिकट दिया, और मैंने वोटर की जुबानी ये सुना कि भैया वो हमारी जाति से, हम तो उसको देंगे, हम अखिलेश के नहीं, हम तो उसके लिए दे रहे हैं, और ये नुकसान पड़ा बीजेपी के लिए। देखिए साहब, अभी बाई इलेक्शन हुआ था यूपी में, वहीं पर ये दाव बीजेपी के लिए फायदे में आ गया, अखिलेश जी के लिए नुकसान में कर गया। तो ये चीजें लगातार हम सोचे कि एक फॉर्मूला लगातार हिट रहने वाला है या एक फॉर्मूला लगातार फ्लॉप रहने वाला है, ऐसा नहीं होता है। ये ऐसा नहीं होगा। देखिए आज के समय पर आपको काम करके दिखाना पड़ता है और ये जोड़ना पड़ेगा। अगर कोई आदमी देखता है कि सड़कें बन रही है, रेलवे लाइन बिछ रही है, काम हो रहा है, बिजली आ रही है, तो जाति वाति को भूलता है, क्योंकि आजकल का सिस्टम ऐसा नहीं है। गाँव देहात में हम समझ सकते हैं। बिल्कुल परमवीर जी, और कहीं ना कहीं वोटर जागरूक भी
हो गया और वोटर अब पढ़ा लिखा भी है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात करें, मैं लौटूंगा गोल्डी राठौर जी, एक बहुत बड़ा सवाल सर, कहां स्थिति है? 2022 में आपका एक विधायक, अब 2024 में आप जीरो पर खड़े हैं सर। चंद्रशेखर रावण भी अपनी एक वो सांसद बन गए जो अब दलितों का विकल्प माने जा रहे हैं। क्या स्थिति है? आपकी पार्टी कहां है? देखिए बड़े बड़े नाम में बैक में जाता हूं, बहुत बैक में जाऊं, सोनेलाल पटेल की बात करूं, स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करूं, बाबू सिंह कुशवाहा की बात करूं, चाहे दारा सिंह चौहान की बात करूं, ये जो रामअचल राजभर की बात करूं, ये सभी वो नेता थे जो बीएसपी में एक मजबूत स्थिति में थे, जिनके पीछे एक ओबीसी वोट बैंक होता था। आज कहां है वो? क्योंकि मायावती की नीतियों से परेशान होकर वो छोड़कर चले गए। जी, ऐसा है, आपको ये महसूस होता है कि सर ये छोड़कर चले गए, या आप जानते हो कि ऑल ओवर इंडिया में एक ऐसी इकलौती नेता है माननीय बहन कुमारी मायावती, जिन्होंने अगर मूवमेंट और मिशन के साथ कोई भी व्यक्ति अगर गलत कार्य करता है तो उसको बाहर का रास्ता दिखाया गया है। आज तक कोई उत्तर प्रदेश में ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ जिसने कि अपने मंत्रियों को अगर गलत आचरण के चलते हुए उनको नहीं जेल भेजा हो। माननीय बहन जी एक ऐसी मुख्यमंत्री जिन्होंने जेल भेजने का काम किया। दूसरी बात, जो लॉ एंड ऑर्डर है माननीय बहन जी का, उसको जनता पुनः याद कर रही है। उनको इस बात का एहसास हो गया है कि इन 10 सालों में, इन 15 सालों में आम जनता ने क्या खोया है और आगे भविष्य में क्या खोने वाली है। राठौर साहब, यही तो बात है ना। 2007 में जब 2012 में आपकी सरकार गई तो यही तो आरोप लगते थे ना। मायावती ने मूर्तियां बनवा दी नोएडा, लखनऊ में दलित महापुरुषों की, पिछड़े वालों महापुरुषों की, लेकिन उनके लिए कोई काम नहीं किया, उनके लिए उनके हित में काम नहीं किया। देखिए सर, जिस तरीके से माननीय बहन जी ने जिनकी महापुरुषों की मूर्तियों को स्थापित किया, जिनके इतिहास को आदमी भूलता जा रहा था, उनको पुनः उनके इतिहास को जीवित किया। उसमें ऐसा नहीं कि दलितों की मूर्ति लगी हो, उसमें पिछड़े, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी की सभी उनके जो महान पुरुष थे उन सबकी मूर्ति लगी हुई है। ऐसा नहीं कि माननीय बहन जी ने एक विशेष व्यक्ति की मूर्ति लगाई हो। ये लोग तो मात्र माननीय बहन जी के जो मूर्ति के पैटर्न को लेकर इसलिए चलते हैं क्योंकि ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे। ठीक है, मैं लौट रहा हूं। प्रशांत तुमराव जी, आप देखिए उनका पीडीए को धार देंगे, इधर ओबीसी और दलित का गठजोड़, एक फॉर्मूला भाईचारा कमेटी में गए। तो प्रशांत जी, एक रहोगे नेक रहोगे का फॉर्मूला धार देंगे आप? देखिए 110% राठौर साहब मैं आ रहा हूं, राठौर जी मैं आ रहा हूं। प्रशांत हम समाज के सभी वर्गों को लेकर के साथ चलते हैं। हम किसी भी भेदभाव करने की बात नहीं करते, ना हम किसी वर्ग विशेष की प्रति गाली करते हैं। मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास और सबका विश्वास। हम सबको साथ लेकर के चलते हैं। हमारी केंद्र सरकार की योजना है, राज्य सरकार की योजना है, उसका जो उद्देश्य है कि समाज के अंतिम वर्ग को लेकर के जाए। हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सिद्धांत हम खेल रहे हैं, समाज के अंतिम व्यक्ति को हमारी योजनाओं का लाभ, हमारे जो समाज का जो है उसका लाभ वहां तक मिले, उसको सबको साथ लेकर के चलते हैं। हम इस तरह के भेदभाव की राजनीति नहीं करते हैं। जो दिखावे की पीढ़ी की बात करते हैं, खाली अपने परिवार को देने का काम करते हैं, बाकी लोग इतना ही होता है। जब इनको पीसीएस भर्ती की बात आई 86 जाति के लोगों को पीसीएस भर दिया, तब बाकी ओबीसी के लोग नहीं दिखे। आज जब सत्ता से बाहर हो गए सबको पीटीए की बात करते हैं। ये खाली यादव समाज के भी सगे नहीं है। आज सांसद बनाना होगा, कई सगे परिवार के 5 यादव सांसद बनेंगे। बाकी पूरी जो उत्तर प्रदेश की यादव लीडरशिप समाप्त कर दी। कांके रामचंद्र यादव, भालचंद्र यादव, उमाकांत यादव, क्या वो योग्य नहीं है? क्या उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए? मतलब सांसद बनेगा तो सगे परिवार का यादव बनेगा, बाकी जो यादव है खाली दरी बिछाएं। ये लोग खाली भरवाने की बात करते हैं। ये लोग पीटीए की बात करते हैं, पीटीए के नाम पे ये सारे पिछले उनके साथ हो जाए। मलाई खाली ये खाएं। जब राज्यसभा देने की बात आएगी तो राज्यसभा देंगे जय बच्चन को, जिसका कोई उत्तर प्रदेश में लेना देना नहीं है। कपिल सिब्बल को देंगे जो घोर पिछड़ा विरोधी है, जो कोर्ट से लेकर के, पार्लियामेंट से लेकर के और सरकार तक में पिछड़ों के विरोध खड़ा रहता है। उसने पूरी लड़ाई लड़ी, मंडल ऑफ कमीशन की विरुद्ध उसने लड़ाई लड़ी। जब अर्जुन सिंह ने ओबीसी को आरक्षण दिया केंद्रीय संस्थानों में, वहां पे उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ये भारत की इतिहास में पहली बार होगा कोई केंद्रीय मंत्री आकर के अपने मंत्री की विरुद्ध। ठीक है पांडे जी जवाब दीजिएगा, कीर्तिनिधि पांडे जी जरा जवाब दीजिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि प्रशांत तुमराव जी बीएसपी के फॉर्मूले से ज्यादा परेशान नहीं है। वो पीडीए पर फोकस है आपका, और पीडीए पर फोकस है क्योंकि पीडीए की काट लेनी है उन्हें, और पीडीए काट है, एक रहोगे तो नेक रहोगे। और सबसे बड़ा सवाल यही है सर, क्योंकि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी, ये प्रशांत तुमराव जी कह रहे हैं। देखिए प्रशांत तुमराव जी ने ये बात परमवीर जी भी कह रहे थे। परमवीर जी अच्छे वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपको याद होगा 2024 लोकसभा से पहले एक उपचुनाव भी हुए थे उत्तर प्रदेश के अंदर। रामपुर में भी लोकसभा का उपचुनाव हुआ था और आजमगढ़ में भी लोकसभा का उपचुनाव। उपचुनाव हमेशा सरकार के पक्ष में रहते हैं और उपचुनाव दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी। लेकिन आम चुनाव के में क्या हुआ?
सरकार सत्ता के रहने के बाद भी आम चुनाव में क्या हुआ। रामपुर में भी समाजवादी पार्टी जीती, आजमगढ़ में भी समाजवादी पार्टी जीती। जो बात परमवीर जी कह रहे थे कि विकास के साथ लोग खड़े होंगे, आजमगढ़ में निरहुआ जीता था उपचुनाव में, आम चुनाव में जनता ने कहां खड़ा कर दिया। रामपुर के में भारतीय जनता पार्टी हार गई। जब आम चुनाव होगा ये पीडीएफ फार्मूला हिट रहेगा, और एक बार नहीं हर बार। नहीं, ऐसा नहीं है पांडे जी। अभी देखिए, अभी आपको उपचुनाव में आपको भी तो 2-3 सीटें मिली ना। अभी जो पिछला उपचुनाव हुआ, मैं बता रहा हूं, कई जगह पे जिस तरीके से चुनाव हुआ, जयप्रकाश जी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता, कई वीडियोस वायरल हुए, थानेदार से लगाए दरोगा तक के किस तरीके से धमकियां दी जा रही थी वोटों के लिए। तो सत्ता का तो चुनाव होता ही है, लेकिन जब आम चुनाव होगा, मैं तो पूछ रहा हूं ना कि जब आम उपचुनाव में जीत गए थे आजमगढ़ और रामपुर, तो आम चुनाव में क्यों हार गई भारतीय जनता पार्टी। और एक रहो, नेक रहो, सबका साथ सबका विश्वास, तो फिर आरक्षण की लूट क्यों कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। जो आरक्षण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पिछड़े दलित समाज को दिया, उस संविधान में प्रदत्त किया, उस आरक्षण की लूट क्यों हो रही है। मैं तो इस सवाल लगातार पूछता हूं। शिक्षक भर्ती में जो चयनित 6800 विद्यार्थी पिछड़े और दलित समाज के लगातार धरना देते रहे कई सालों तक। नहीं तो वो भी तो कपिल सिब्बल और जया बच्चन के बारे में पूछे है ना। अरे उनकी नियुक्ति क्यों नहीं हो पाई? अरे वो उनकी नियुक्ति क्यों नहीं पाई? पांडे जी, उमराव साहब पूछ रहे हैं कि उनकी नियुक्ति कैसे हुई। कपिल सिब्बल और ये कौन से पीडीएफ फॉर्मूले से आए जया बच्चन? अगर जया बच्चन जी अगर पीडीए के हक के लिए जो लड़ेगा, पीडीए के हक के लिए मैं अगर चैनल पे बैठा हूं, कौन सी लड़ाई? तो क्या मुझको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं? क्या समाजवादी पार्टी कपिल सिब्बल खड़े रहे, मंडल कमीशन के विरोध में खड़े रहे, और लगातार मोदी जी का कौन सी पीडीए लड़ाई लड़ रहे थे कपिल सिब्बल, बताइए उनका उत्तर प्रदेश में क्या लेना देना है? कपिल सिब्बल का उत्तर प्रदेश में क्या लेना देना है? मोदी जी ने 2014 में आकर का चुनाव लड़े। जीवन भर जो व्यक्ति घोर जातिवादी व्यक्ति जो जीवन भर ओबीसी के विरोध में खड़ा रहा, पिछड़ों के विरोध में खड़े रहा, उसको अखिलेश यादव क्यों बनाया? अखिलेश यादव पैसे लिए, मैं आरोप लगाता हूँ कि अखिलेश यादव के पैसे लेके टिकट बेची। अरे आप तो आरक्षण की लूट कर रहे हैं। आपको पिछड़ा क्यों वोट दे? आपके साथ पिछड़ा समाज क्यों खड़ा हो? सबसे अधिक आपके साथ दलित समाज क्यों खड़ा हो? पिछड़ों का भी हक लूट रहे हैं, दलितों का भी हक लूट रहे हैं, दोनों हक लूट करके आप क्यों नहीं बनाते? सारे विश्वविद्यालयों में कुलपति कई जाति के लोग क्यों बनाए जा रहे हैं? पिछड़े और दलित समाज के लोग यूनिवर्सिटी में कुलपति क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं? रोजगार के विश्वविद्यालय है, कहा कितने बनाए बताइए? सब जगह बढ़ना है। ये कपिल सिब्बल ने क्या लेना देना है? अखिलेश यादव के बना सकते हैं, बताओ ना कहां बना दिया? तो इनको कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी यूनिवर्सिटी में किसको? क्या समाजवादी पार्टी में ठीक है। आखिरी कमेंट परमवीर जी, ये मान लिया जाए ये जो 2027 की लड़ाई होगी, परमवीर जी, ये लड़ाई होगी ओबीसी वोट बैंक के लिए, ओबीसी, दलित, पिछड़ा, ये सब इसकी लड़ाई होने जा रही है 2027 में। और आप मानिए विकास तो ठीक है, एक मुद्दा होता, लेकिन अगर यूपी में चुनाव है, बिना कास्ट तो होगा ही नहीं सर। जयप्रकाश जी देखिए 2025 में आ गए हैं हम लोग, लेकिन ये मैं दुर्भाग्य ही कहूंगा कि आज भी कास्ट देखनी पड़ती है हम लोगों को। चलिए ठीक है, जैसी स्टेट की टेम्परामेंट है वो होगा, लेकिन इन सब चीजों में एक जनता के दिमाग में एक बात और भी आती है। देखिए अगर आप अम्ब्रेला की बात करते थे कि छाता जिसके जो सब खड़े हो जाते हैं, गोवर्धन पर्वत की बात करते हैं तो वो हिंदुइज्म का है, लेकिन जब आप उसमें बांटते हैं, पहले लोग नहीं समझते, लेकिन आप समझते हैं कि कैटेगराइज क्यों किया जा रहा है। क्योंकि देखिए अगर आपको भाषाई विवाद डालना है आप हिंदू में डाल दीजिए, अगर आपको क्षेत्रीय विवाद डालना है तो आप हिंदू में डाल दीजिए। तो जनता इन बातों को समझती है। मैं अभी यहाँ पे पॉइंट आउट करूंगा, यूपी में 67,000 कुछ कांस्टेबल्स की भर्ती हुई है, आरक्षियों की भर्ती हुई है, तो उसमें क्या नाम है, उसका बात कभी नहीं आती। शिक्षक घोटाला बात कर रहे हैं हम, और हम अगर ये बात जनता के दिमाग में जो घोपला घोटाला होता है ये बहुत साल तक छपा रहता है। कॉमनवेल्थ का घोटाला था, या दिल्ली के अंदर जितनी बातें, दिल्ली के अंदर क्या हुआ, अरविंद केजरीवाल जी ताल ठोकते थे दिल्ली का मालिक हूं मैं, तो वो ताल ठोकने वाला काम सब अब देखिए भगवान के भरोसे सब राम पर चला रहे हैं, तो अगर उनकी मर्जी होगी तो होगा, लेकिन अगर जनता को समझ में आता है, आज जो व्यक्ति यूट्यूब पे सटायर देखता है ना, जब वो समझता है इन सब बातों को, वो नहीं आने वाला। ये सिर्फ और सिर्फ जनता मानती है कि टिकट बंटवारे के फॉर्मूला होता है, जाति को मुख्य इससे रखा है कि उस जात से किसी को टिकट देना है, लेकिन उस जात के लोगों का भला हो जाएगा ये कोई गारंटी नहीं है इस चीज। चलिए, और ये भी एक बात और बड़ी बात यही है कि अब जो वोटर है वो जातियों में बटेगा, या फिर जो बीजेपी नारा ले रही है हिंदुत्व का कार्ड, उसमें वो सफल होती है। ये देखने बड़ी बात है। चलिए, सबके अपने अपने नजरिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का यूपी मांगे उत्तर में। बस इतना ही।